Students, we teach in history chapter number 3, Nazis and the Rises of Hitler. In the spring of 1945, a little 11 years old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the cripple and Jews." The next day, he took Helmut to the woods where they spent their last happy times together, singing old children's songs. Later, Helmut's father shut himself in his office. Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burned in the family fireplace. बच्चों, आज हम नात्सीवाद और हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में ये कहा जाता है कि 1945 के वसंत में हेलमुट नामक एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ से सुनाई दी। हेलमुट का कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा अपने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। ये आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था, जो कुछ हुआ था, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा, कहीं उसकी माँ उसे जहर तो नहीं दे देगी। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been Nazi and support to Hitler. Many of you will know something about the Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determinations to make Germany into the mighty power, of his ambitions of conquering all of Europe. बच्चों, हेलमुट के शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते भी होंगे और आपको शायद ये पता भी होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के कटिबद्ध था। वह यूरोप को जीतना चाहता था और उसने यह भी सुना होगा कि यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था है, विचारों एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या होता है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, वह किस चीज़ से डरे हुए थे। Helmut's father killed himself and what the basic of his fear was. In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating
what was coming. Hitler has propaganda minister Goebbels and his entire family committees suicide collectively in his Berlin bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal at the Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminal for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. बच्चों 1945 में जर्मनी के मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर हिटलर को अंदाज हो चुका था कि जब तक उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्लोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरोध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों को युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों का मुकदमा चलाने के लिए किया गया और सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृतज्ञों से दुनिया भर की निंदा की गई। वे कृतज्ञ क्या थे उसके बारे में हम देखेंगे। अब नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के एक शब्द नाज़ी योनाम के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाज़ी योनाल शब्द हिटलर की पार्टी का नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोग को भी नाज़ी कहा जाता था। नाउ Germany conduct during the war, especially those actions which came to the call crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnations. What were their acts? Under the shadow of the Second World War, Germany had waged an genocidial war, which are the result in the mass murder of selected groups of innocent civilizations of Europe. The number of people killed includes 6 million Jews, 200,000 Gypsies, 1 million Polish civilizations, and 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, beside the innumerable political opinions. Nazis devised as the unprecedented means of killing people, that is, by grazing them in the various killing centers like Auschwitz, the Nuremberg of the tribal stands of only the 11 leading Nazis to death. Many of other were impressions of life. बच्चों, इसी प्रकार जब दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहाँ जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरम्बर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा को तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और जुल्मों के मुकाबले बहुत ही छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस
बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को थोपा गया था। बहुत सारे लोग तो मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह अनुभव से गुजरे उसने ही नस्सी जर्मनी के उदय में भी योगदान दिया होगा। नाउ बर्थ ऑफ वाइमर्स रिपब्लिक। Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia. All joined the war. बच्चों, दूसरी बार हम देखेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज नहीं था कि युद्ध इतना लंबा और खींच जाएगा कि पूरे यूरोप की आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनियों ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका में मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। Draining Europe of all its resources, Germany made entire gains by the occupying France and Belgium. USA entry in 1917 won defecting Germany and the Central Powers in November 1980. The defeat of the Empire, Germany and the abdications of the Empire gave an opportunity to parliamentary parties to recast Germany policy. A National Assembly met Weimar and established the democratic constitutions with the federal structures. Deputies were now elected through the German parliament Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. बच्चों, वाइमर गणराज्य के जन्म के बाद साम्राज्य जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान सार्वभौमिक मताधिकार का प्रदान किया गया। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms of was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. लेकिन यह नई गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। उसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 100% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। जर्मनी की रही सही ताकत ख़त्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध
अपराध बोध अनुच्छेद वॉर गिल्टी क्लोज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना सुनाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। Versailles with the Allies was the hush of humiliating peace. Germany lost of its overseas colonies a tenth of its populations, 13% of its territories, 35% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. The Allied power demilitarized Germany to weaken its power. The war guilty clause held Germany responsible for the war and damages the Allied countries suffered. Germany was forced to pay compensations amounting to 6 billions. The Allied armies also occupied the resources rich Rhineland for much of the 1920. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. Now, the second point is the effect of the war. The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. From the continent of the creditors, Europe turned into the one debit of unfortunately the infant. Weimar Republic was being made to pay for sins of the old empire. The Republic carried the burden of war, guilty, and the national humiliations and was financially crippled by being forced to pay compensations. बच्चों, युद्ध का असर क्या रहा इसके बारे में हम देखेंगे। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि के स्तरों से तोड़ रखा था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार का महाद्वीप बन गया। विडम्बता यह भी थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य ने वसूल किया जा रहा था। गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ को ढोना हो पड़ रहा था। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों ने मुख्य रूप से समाजवादी, कैथलिक, डेमोक्रेट खेमे को हमलों का निशाना बनाए जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाने लगे। इन मनोदशा के 30 के दशक की शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर हुआ। Those who support the Weimar Republic, mainly socialists and Catholic and Democrats, become easy target to attack in the conservative nationalist circle. They were mocked, called the November criminals. This mindset had the major impact on the political development of the early 1930s, as we'll soon see. The First World War left a deep imprint on the European society and polity. Soldiers come to be placed above civilized politicians and published lead great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. पहले महायुद्ध के यूरोपीय साम्राज्य और समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचार इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक
ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया के खंदकों को जिंदगी का मई मांडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यही थी कि सिपाही ने इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों के खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों को गोलीबारी का बहादुरी का सामना करते थे। वे अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रमण, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई थी। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी, तानाशाही और व्यापक समर्थक मिलने लगा, उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। Aggressive was the propaganda, and the national honor occupied center stage in the public sphere. Democracy was indeed the young and fragile idea which could not be survived the established of interwar Europe. Now, second point is the political radicalism and economic crisis. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary upswing of Spartakist legues of the pattern of Bolshevik revolutions in Russia. बच्चों, राजनीतिक रेडिकलवाद यानी अमूल्य परिवर्तन और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लोगों में क्रांतिकारी की विद्रोह की योजनाओं में अंजाम देने लगे। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म के शासन व्यवस्था में हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया और उसका नाम संगठन की मदद से एक विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरी घटनाक्रम के बारे स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, समाजवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के आवाज़ें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों में 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मन में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद में उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दौरे बहुत से जर्मनी स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति पे पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगी और जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क था। दिसंबर में वो और भी बढ़ गई। इस प्रकार एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगे। जर्मनी नागरिकों को पाव रोटी भी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा था। जर्मन के दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन रहा था।
इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति के नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। और जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए तब अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। The political atmosphere in Berlin was charged with the demands of Soviet-style governors. Those opposite of this, such as the Socialist Democrats and Catholics, meet in the worms to give shape of democratic republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of war virtues of organizations called free crops. The found the Communist Party of Germany, Communists of Socialists, henceforth become the irreconcilable enemies as could not make the common cause of Hitler. Hitler, both the revolutionaries and militaries nationalized curve from derision. Political reticence was only the heightened by the economic crisis in 1923. Germany had fought the war largely on the loans and had to pay war repartitions in gold. This depleted gold reserve at the time resources were scarce. And 1923 Germany refused to pay and France occupied its leading the industrial area. Roher to the claim their coal. Germany related with positive residence of the printed paper currency. With too much printed money in circulations, the value of German mark fell. In April, USS dollar was equal to 24,000 marks. In July, 3,53,000 marks in this at the time. Is the December the figure had running into the trillions, had the value of the mark Coloppo's price of goods sold. The image of German carrying controls of currency note to buy a loaf of bread was widely published, evoking the worldwide sympathy. This crisis came to be known as the hyper